Namaste you all. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Oja sir. And today we are going to discuss about the outbreak of the revolution. It is French Revolution. आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं उसको हमने अलग वीडियो में आपको दे दिया है। आज हम शुरू करेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू कैसे हुआ। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। लुई 16 had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section। प्रीवियस सेक्शन में आपने पढ़ा कि लुई 16 को टैक्स बढ़ाने की जरूरत क्यों थी। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजिम the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। ओल्ड रिजिम वाले फ्रांस में राजा को यह शक्ति नहीं थी कि वह अपनी मर्जी से कोई टैक्स इंपोज कर सके, कोई टैक्स लोगों पर थोप सके। Rather he had to call a meeting of the States General which would then pass his proposal for new taxes। बल्कि इसके बदले उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी और वह स्टेट जनरल की जो मीटिंग होती थी वह उसके प्रपोजल को नए टैक्स से संबंधित पास करती थी। द स्टेट्स जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट के लोग अपने प्रतिनिधियों को भेजा करते थे। हाउएवर यद्यपि द मोनार्क एलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। हालांकि मोनार्क अकेले यह तय करता था कि इस बॉडी की मीटिंग को कब बुलानी है, यानी स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलानी है। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। पिछली बार यह मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो है कि वह बॉडी जिसको टैक्स अलाउ करने का अधिकार था वह बॉडी थी द स्टेट जनरल, और दूसरा है कि इस बॉडी की मीटिंग को बुलाने का पावर केवल मोनार्क को था और इसके पहले उसने इसे 1614 में बुलाया था। ऑन 5 मई 1789 5 मई 1789 ईस्वी को लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली फॉर द स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई और अपने प्रस्ताव को उसने रखा जो न्यू टैक्स से संबंधित थे। उसका उद्देश्य अपने नए टैक्स के प्रस्ताव को पास कराना ही था। ए रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्सेलीज वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट। वर्सेली में एक आलीशान भवन को सजाया गया ताकि जो डेलीगेट्स आए उनका स्वागत किया जाए, वहां पे उनकी मेजबानी की जाए। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट ने अपनी तरफ से 300 प्रतिनिधियों को भेजा। हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। वे सभी प्रतिनिधि एक दूसरे को फेस करते हुए एक दूसरे के आमने सामने बैठे। While the 600 members of the third state had to stand at the back। लेकिन जो 600 members थे थर्ड स्टेट के उनको पीछे खड़ा होना था। The third state was represented by its more prosperous and educated members। थर्ड स्टेट में जो प्रतिनिधि आए थे वह इस बार पहले की अपेक्षा अधिक समृद्ध थे और अधिक शिक्षित थे। Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly। किसानों, कारीगरों और महिलाओं को इस असेंबली में आने की अनुमति नहीं थी। However, हालांकि their grievances, उनकी शिकायतें and demands और उनके जो मांग थे वो were listed in some 40,000 letters। उनको सूचीबद्ध किया गया जो 40,000 लेटर्स के रूप में थे which the representatives had brought with them। और उनकी ग्रीवांसेस और डिमांड्स को लेटर्स के रूप में लेकर के जो प्रतिनिधि आए थे थर्ड स्टेट के वो शामिल हुए। Voting in the States General
in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. भूतकाल से ही स्टेट जनरल की मीटिंग ऐसी होती थी जिसमें यह नियम था कि हर स्टेट एक वोट देगा. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice. इस बार भी लुई 16 इस बात के लिए डिटरमाइंड था, उसने अपने दिमाग में ये बात बैठा रखी थी कि वह उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेगा. बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल. लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट के एजुकेटेड और प्रोस्पेरस मेंबर्स आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स बन के, उन लोगों ने डिमांड की कि नहीं, इस बार वोटिंग कराई जाए पूरी असेंबली से, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, जिसमें हर प्रतिनिधि एक वोट देगा. दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. यह जो बात कही गई हर व्यक्ति द्वारा एक वोट देने की, यह डेमोक्रेसी के सिद्धांतों में से एक सिद्धांत थी, पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. और इस सिद्धांत को रूसो जैसे फिलोसफर्स लोगों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों के सामने रखा था. When the king rejected this proposal, जब राजा ने इस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया, members of the third state walked out of the assembly in protest. तब विरोध में थर्ड स्टेट के मेंबर असेंबली से उठकर बाहर चले गए. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उनको याद रखें. 5 मई 1789 ईस्वी को, 5 मई 1789 को लुई 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी नए टैक्स को पास करने के लिए. दूसरा पॉइंट है कि 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे ऊपर के दोनों स्टेट से, हर स्टेट से 300, और जो थर्ड स्टेट था उससे अकेले 600 की संख्या में आए थे प्रतिनिधि. और वैसे लोग जिनको आने पर प्रतिबंध था असेंबली में, जैसे पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन, उनके ग्रीवांसेस और डिमांड्स को 40,000 लेटर्स के रूप में लेकर के प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे थर्ड स्टेट की. इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट इसमें है, पहले नियम था कि हर स्टेट एक वोट देता था, और इस बार यह डिमांड की गई कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का राइट दिया जाए, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया. और इसी पर गुस्सा करके थर्ड स्टेट के लोग असेंबली से उठ के बाहर चले गए. और यह जो हर व्यक्ति को वोट देने की जो बात है, यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने स्पष्ट रूप से इसके बारे में कहा है. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. जो थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि थे वो अपने को पूरे फ्रांस का स्पोक्समैन अर्थात प्रवक्ता मानते थे. On 20 June they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. 20 जून के दिन वो लोग असेंबल हुए, इकट्ठे हुए एक हॉल में, और वो हॉल था इंडोर टेनिस कोर्ट का. और वह इंडोर टेनिस कोर्ट कहाँ था, वह था वर्सेली के ग्राउंड में. दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स ए नेशनल असेंबली. उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया. एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. और उन्होंने शपथ ली कि वो तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, तब तक असेंबली को भंग नहीं करेंगे, जब तक कि वो एक ऐसा संविधान ना लिख लें जो राजा की शक्तियों पे अंकुश लगाती हो. They were led by Mirabeau and Abbessier. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege. उन लोगों का नेतृत्व किया मिरेबो और एबेसिए ने. और मिरेबो जो था वह एक कुलीन परिवार से संबंधित था, लेकिन वह इस बात से सहमत था कि जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं, जो विशेषाधिकार हैं, उन्हें समाप्त करना आवश्यक है. जो सामंती विशेषाधिकार हैं, खासकर उसके लिए उसने कहा कि इन अधिकारों को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. उसने अपनी पत्रिका निकाली और एक बहुत ही पावरफुल स्पीच उसने दिया, एक बहुत ही सशक्त भाषण उसने दिया
उस क्राउड के सामने जो वर्सेली में इकट्ठी हुई थी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला तो ये है कि थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने आप को स्पोक्समैन कहा होल फ्रेंच नेशन का। दूसरा पॉइंट है कि 20 जून को वो असेंबल हुए टेनिस कोर्ट में। तीसरा पॉइंट है कि उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली और शपथ ली कि तब तक नहीं हटेंगे जब तक एक ऐसा संविधान ना लिख लें जो राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाती हो। और इनके दो नेता थे, मिरेवे और एबेसिये। और इसके अलावे आपको याद ये भी रखना है कि मिरेवे जो था वो एक नोबल फैमिली का व्यक्ति था। एबेसिये ओरिजिनली ए प्राइस्ट, एबेसिये जो था वह मुख्य रूप से एक पादरी था। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। उसने एक बहुत ही प्रभावशाली पैम्पलेट लिखा और उसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट क्या है? तो आपको याद रखना है कि थर्ड स्टेट एक पैम्पलेट है जिसको लिखा एबेसिये ने। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, जिस समय वर्सेली में नेशनल असेंबली व्यस्त थी संविधान को लिखने में, the rest of France seethed with turmoil, पूरे फ्रांस में आंदोलन फैल रहा था। A severe winter had meant a bad harvest, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने से फसल बहुत कम हुई। The price of bread rose, ब्रेड का जो प्राइस था वो बढ़ गया। Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. प्रायः जो बेकरी के मालिक थे जहां ब्रेड बनती थी वह इस सिचुएशन का लाभ उठाते थे और सप्लाई जो थी उसको वो छिपा दिया करते। जमाखोरी शुरू हो गई। After spending hours in long queues at the bakery, बेकरी पर लंबे समय तक, घंटों तक लंबी लाइन में लगने के बाद, crowds of angry women stormed into the shops, गुस्साए हुए महिलाओं ने दुकानों पे धावा बोल दिया, दुकानों पे हमले कर दिए। एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी समय, द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, उसी समय राजा ने अपने ट्रूप्स को आदेश दिया कि वो पेरिस में जाए। ऑन 14 जुलाई, 14 जुलाई का दिन था, द एजिटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिल, जो गुस्साई हुई भीड़ थी उसने विद्रोह कर दिया और बेस्टिल के किले को तोड़। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, देहाती क्षेत्रों में गांव-गांव होते हुए एक रूमर फैल गई दैट की द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वेर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, कि जागीरों के मालिक ने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों को बुलाया है और वह गिरोह रास्ते में है, पहुंचने ही वाला है, जिसको ये आदेश मिला है कि पकी हुई फसलों को नुकसान पहुंचाया जाए और पकी हुई फसल को बर्बाद करने लठैतों और लुटेरों का गिरोह रास्ते में ही है, पहुंचने ही वाला है। कॉट इन ए फ्रेंजी ऑफ फियर, डरे हुए और भयभीत होकर, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट, कई जिलों में जो किसान थे उन लोगों ने सीज्ड होज एंड पिच फॉक्स एंड अटैक्ड चटक्स, क्या किया किसानों ने कि कुदाल और बेलचा लेकर निकल पड़े और जो गांव के किले थे उन पे उन्होंने हमले कर दिए। द लूटेड होर्डेड ग्रेन, जो जमा ग्रेन था, जो अन्न के भंडार थे उनको उन्होंने लूट लिया। एंड बर्न्ट डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्योरियल ड्यूज, और उन सारे रिकॉर्ड्स को जला दिए जिसमें सामंती कर के बारे में रिकॉर्ड मेंटेन किए गए थे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने जला दिया। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, बहुत अधिक संख्या में जो कुलीन लोग थे घर को छोड़कर भाग गए। मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो पड़ोसी देशों में चले गए। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, अपने विद्रोही जनता के पावर को देखते हुए, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को स्वीकार कर लिया, उसको उसने मान्यता दे दी। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, और इस सिद्धांत को स्वीकार किया दैट की हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ
ऑन बी चेक्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने यह एक्सेप्ट कर लिया कि अब के बाद उसके पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सीमित किया जा सकता है। उसने यह मान लिया कि शासन पर संविधान का अंकुश बना रहेगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 की रात को द असेंबली पास्ड ए डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। असेंबली ने एक आदेश पास किया और फ्यूडल सिस्टम को और ऑब्लिगेशंस को और टैक्सेस को पूरी तरह से एबोलिश कर दिया, उन्मूलित कर दिया, समाप्त कर दिया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू वेयर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो मेंबर्स थे क्लर्गी के, उनको भी फोर्स किया गया, मजबूर किया गया कि वो भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ दें। टाइथ्स वेयर एबोलिश्ड, टाइथ को समाप्त कर दिया गया। एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वेयर कॉन्फिस्केटेड, और वह जमीन जो चर्च के कब्जे में थी उसको जब्त कर लिया गया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स, और इसका परिणाम ये हुआ इस कॉन्फिस्केशन का कि गवर्नमेंट के हाथ में 2 बिलियन लीवर्स या लिबरेस की प्रॉपर्टी आ गई। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, अर्थात फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। अगले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।